सिवाग IAS P1 बैच। आज का विषय वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैसे ये लोक प्रशासन का विषय है और ये बैच लोक प्रशासन पढ़ाने के लिए नहीं है। आज मैं सभी बच्चों को ये बताने जा रहा हूँ कि वैज्ञानिक प्रबंधन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले शॉर्ट में जानिए कि वैज्ञानिक प्रबंधन है क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। साइंटिफिक मैनेजमेंट है लाइफ में शरीर की गतिविधियों को पहचानना, थकावट लाने वाली गतिविधियों को रिकॉग्नाइज करना और कम थकावट लाने वाली गतिविधियां करना, जिससे कि कम थकान आए कोई भी कार्य करने में, ऊर्जा बची रहे जिससे कि हम ज़्यादा काम कर सकें कम ऊर्जा में। जिम या वर्कआउट इसका ठीक उल्टा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गतिविधियां करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होता है, कैलोरी बर्न होती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का अपोजिट है जिम एक्टिविटी या वर्कआउट या एरोबिक्स। जो भी जो प्राणायाम है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये बातें कोई नहीं बताएगा। प्राणायाम में सांस को धीमा किया जाता है, धीमे से धीमा किया जाता है। बाबा रामदेव की बात छोड़िए, जो बहुत तेज़ी से अनुलोम विलोम भी करते हैं और कपालभाति भी करते हैं, इतना तेज़ी से नहीं करते नॉर्मली। योगियों ने जो बात सिखाई है, पतंजलि भले ही उनकी संस्था का नाम है, लेकिन पतंजलि ने ये कभी नहीं कहा है स्वयं कि इतनी तेज़ी से किया जाए। उनके सामने जो है इंडिया टीवी का टाइम मशीन होती है, वो घड़ी लगी है और वो उन्हें जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। तो इतनी फूंफा नहीं करनी होती है जितनी वो करते हैं। अब उन पर टिप्पणी करने लायक मैं नहीं हूँ, इतना योग्य नहीं हूँ, लेकिन पतंजलि योग सूत्र सिलेबस के तौर पर भी पढ़ा था मैंने और यूँ भी पढ़ा है। परमहंस योगानंद जी की प्रशिक्षण जो पद्धतियाँ हैं उनको भी अपनाया है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ऊर्जा को बचा के रखना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ब्रेथलेसनेस इज डेथलेसनेस। श्वास जितनी धीमी उतना ही आयु लंबी। कॉमन प्रिंसिपल है, सभी लोग जानते हैं ये बात कि श्वासें, कहते हैं लोग, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि श्वासें जीवन में ईश्वर ने गिन के दी हैं, हम जितनी जल्दी ले लेंगे उतने ही जल्दी मर जाएंगे। ये आम आदमी को समझाने वाली एनालॉजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सांसों का कोटा वोटा कहीं से फिक्स होके नहीं मिलता है, लेकिन फेफड़ों की एक्टिविटी उतनी ऑप्टिमाइज करनी। लैपटॉप की चार्जिंग करते हैं तो मैकबुक एयर में ऑप्टिमाइज चार्जिंग लिखा रहता है। आजकल कुछ फ़ोन आ रहे हैं उसमें ऑप्टिमाइज चार्जिंग आती है। स्लीप एडॉप्टर जो चार्जिंग वाला है, थोड़ी थोड़ी देर में स्लीप कर लेता है, सो जाता है। ऐसे ही है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ये है, आपसे कहा जाए कि नाक पकड़िए तो हर कोई ऐसे पकड़ेगा। ऐसे कौन पकड़ेगा? किसी किसी का तो मेरा ही नहीं पहुंच रहा, हाथ ही नहीं पहुंचेगा। इतनी मेहनत हम क्यों करें जब हम सीधे नाक पकड़ सकते हैं? कोई ऐसे खाना खाता है क्रेन की तरह से? ऐसे खाना खाता है कोई? नहीं खाता। इतने में दर्द होने लगा, अरे सीधे उठाया खा लिया। स्ट्रेस ना हो, दिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर 1905, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मज़दूरों पर। वो मज़दूर से फैक्ट्री के मालिक तक पहुंचे थे, उन्हें सब पता था। तो उन्होंने टाइम स्टडी, फटीग स्टडी वगैरह तमाम सारी चीज़ें की और ये देखा कि थकान किस में आती है। तो बॉडी की जो एक्टिविटी है, उन्होंने 18 एक्टिविटी को चिन्हित किया जिन्हें थर्बलिग कहते हैं। उनके एक साथी थे गिलबर्थ,
और गिलबर्थ महाशय की पत्नी भी उनके साथ में थी। तो थर्बलिग गिलबर्थ की उल्टी स्पेलिंग है, GILBRTH, उल्टा कर दो थर्बलिग। तो गिलबर्थ दंपति ने टेलर के साथ मिलकर जो आविष्कार किया शरीर की गतिविधियों का, उसको नाम दिया गया थर्बलिग। थर्बलिग 18 होते हैं, जैसे हाथ फैलाना, कोई चीज़ देना, देने में हमारा हाथ ऐसे होता है, लेते समय हाथ ऐसे होता है, क्लैस्प करना इस तरह होता है ना, भागना दौड़ना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 18 थर्बलिग मिल जाएंगे। हाँ, समझ में जल्दी नहीं आएंगे, ये मैंने पब्लिक एड के क्लास में अच्छे से समझाया। तो अगर आपका पब्लिक एड ऑप्शनल नहीं है तो समझने की ज़रूरत भी नहीं है। शरीर की गतिविधियाँ हैं, हम कैसी गतिविधि करें। जैसे चेयर पर हम बैठते हैं तो पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, जब थक जाते हैं थोड़ी देर बाद पैर पर पैर चढ़ा लेते हैं। अहिल्या जो सीरियल आ रहा है, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, तो उसमें जो राजा के बैठने का तरीका वाच करिए। जैसे अहिल्या जितने दिनों तक सिंहासन पर बैठी हैं, या मल्हार राव होलकर जिस तरह बैठते हैं, एक पैर ऊपर करके एक नीचे करके, या उनका बेटा जिस तरह सिंहासन पर बैठता है, वो एक ख़ास राजा के बैठने की स्टाइल है। मुझे लगता है ये तो थक जाते होंगे। लेकिन वो एक राजसी स्टाइल था। वो अपना उत्तरीय जो पहनते हैं, कंधे पे डालने वाला शॉल जैसा, उसको लहराते हैं एक विशेष ढंग से। वैज्ञानिक प्रबंधन सरकारी कार्यालयों में अपनाए जाने पर प्रश्न आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन जीएस के प्रश्नों में अगर आप वैज्ञानिक प्रबंधन की राय देते हैं या अपनी नीतियां बताते हैं, एक IAS PCS एस्पिरेंट को उत्तर लेखन में, मेंस में या इंटरव्यू के जवाब देने में ये बताना होता है कि वो डिज़र्व करता है कि वो अधिकारी होने लायक है, तो उसे ऐसे वाक्यों का और सरकारी भाषा का प्रयोग करना होता है जिससे वो लोग जो है समझ जाते हैं कि इसका ज्ञान एकदम सरकारी किस्म का है। ये बात तुम्हें वो 1 नंबर से फेर लो कभी नहीं बता पाएंगे, चाहे तुम दृष्टि द विजन ज्वाइन कर लो, चाहे इनसाइट ऑन इंडिया से उत्तर लेखन कर लो, और चाहे तुम जिस बड़े से बड़े कोचिंग ज्वाइन कर लो। सब बैठ के पैसे 7-8 लाख खर्च करके रो रहे हैं बैठ के, जितने भी लोग ये करके आए हैं। चूँकि ये प्राइवेट वीडियो है तो इसमें मैं नाम ले दे रहा हूँ सीधे सीधे। ALS हुआ करती थी दिल्ली में, और दुनिया भर के YD मिश्रा हिस्ट्री के बड़े प्रसिद्ध दुनिया भर के नाम हुआ करते थे। सब पैसे कमा के चलते बने, छात्र वात्र नहीं। पैसे इतने कमा लेते हैं ये लोग कि जो है इसके बाद ये स्थिति होती है कि सिलेक्शंस को कोई भी कोचिंग खरीद सकती है, जिसका सिलेक्शन हो जाए उसको ख़रीद लिया जाएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे अपनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में मजदूर काम नहीं करते और ना कारखाने हैं ना मशीनें हैं। तो टेलर का फार्मूला फटीग स्टडी, टाइम स्टडी कैसे अपनाएंगे? एल्टन मेयो का जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो कैसे अपनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो ना बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ना वहाँ पर जो है 6 लड़कियों का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। ये सब नहीं हो सकते। मज़दूर नहीं काम कर रहे, वहाँ कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, और ये सारे प्रयोग मज़दूरों पर हैं। लोक प्रशासन की बड़ी विडंबना ये है कि लोक प्रशासन के पास अपना कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रशासक हैं उनके पास टाइम नहीं है। रिटायर होने पे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई थ्योरी नहीं दे पाते, किताबें नहीं लिख पाते। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती किताबें लिखने की, वो तो यूट्यूब ना हो तो मैं अपने अनुभव भी ना बता पाता। लोक प्रशासकों के पास समय नहीं है, और जो लोग लिख रहे हैं किताबें वो लोग प्रशासक नहीं रहे कभी भी, उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। ये ऐसा विषय है कि जिसमें जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, इनके अंदर ज्ञान अधूरा है। सबसे बड़ी बात यह, इस विषय में यदि आप मुझसे पढ़ते हैं तो इस विषय में हाईएस्ट मार्क्स लाने की तो मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप वही लिखेंगे जो मैं कहता हूं। तो सीखिए इस बात को। जीएस में कहाँ इस्तेमाल करेंगे? जब ये पूछा जाता है कोई सरकारी योजना, कोई सरकारी कार्यालय के आधुनिकीकरण पर। तमाम जीएस में प्रश्न आए हैं। ISO 9002 क्या होता है? सरकारी कार्यालयों में इसका क्या मतलब है? पुलिस थानों पे लिखा होता है कि ये कार्यालय
ISO फलाने मानक के आधार पर है वगैरह। तो ये क्या होता है? इसको जब आप पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं जो इंटरनेट पे लिखा होता है, किताबों में तो है ही नहीं। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि सरकारी कार्यालय मोस्ट एफिशिएंट वो माने जाते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रबंधन होता है और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होती है। वैज्ञानिक प्रबंधन यानी O&M, अब ये सूत्र याद कर लेना, O&M, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। BL फड़िया किताब में, पब्लिक एड की किताब में इस पर चैप्टर है पूरा पूरा, लक्ष्मीकांत में नहीं है। O&M, साइंटिफिक मैनेजमेंट को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाता है तो ये O&M है। O&M दो तरह से व्याख्यायित किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये ब्रिटेन और अमेरिका का अलग अलग वो है मत। लेकिन कुल मिला के ये है कि सरकारी कार्यालयों में न तो मशीनें हैं जो ये कहा जाए भाई मजदूरी ऐसे करो, टेलर ने किताब लिखी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, मेटल कैसे काटी जाए, कैंची कैसे घुमाई जाए कि जो कम मेहनत लगे। यहाँ तो हम कैंची चला नहीं रहे। फावड़ा कैसे चलाया जाए जो कम मेहनत में ज़्यादा, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स के अलावा शॉवेल एक्सपेरिमेंट, शॉवेल माने फावड़ा, शॉवेल एक्सपेरिमेंट, फावड़े के प्रयोग। शॉप फ्लोर मैनेजमेंट एक किताब लिखी, शॉप फ्लोर, SHOP, शॉप फ्लोर। आज छाला इसलिए बोलने में थोड़ी तकलीफ है। तो शॉप फ्लोर मैनेजमेंट यानी दुकान का प्रबंधन नहीं, शॉप का मतलब है वर्कशॉप, वर्कशॉप का प्रबंधन। तो सरकारी कार्यालय में वर्कशॉप भी नहीं है। जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, PSU हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो तो बिल्कुल प्राइवेट कंपनियों की तरह, उनकी बात नहीं हो रही। सरकारी विभागों में होता है O&M। तो सरकारी विभागों में साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये बात किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी और कोई टीचर गारंटीड नहीं बता सकता। आप लोगों में से कोई पढ़ा रहा हो किसी कोचिंग में तो वो बता ही देगा जाके। अच्छी बात है। इतने नॉमिनल खर्चे में इतना बड़ा ज्ञान मिल गया तो उसको विस्तारित करिए, अच्छी बात है, पढ़ाइए बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। वैसे इतना कलेजा किसी का है नहीं दूसरी कोचिंग वाले का कि जो 1100 खर्च करके इस बैच में आए। ये हम जानते हैं। कलेजा नहीं है इन लोगों में, हिम्मत नहीं है। मुफ्त में मिल जाए सब ठीक है। तो O&M जो होता है उसको पढ़िए, विकिपीडिया से पढ़िए ध्यान से। O&M क्या है, BL फड़िया से पढ़िए। यहाँ तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन GS के पेपर में आपको इस सजेशन ज़रूर देना है कि सरकारी कार्यालयों में O&M के मानक ISO के अनुसार अपनाए जाएं। ये सेंटेंस याद रखिए। ISO अलग अलग है, 900 के बाद संख्या अलग अलग होती है, उनके अलग अलग क्या है ये भी आपको पढ़ना है सेल्फ, वो अपनाए जाएं। साइंटिफिक मैनेजमेंट केवल शारीरिक थकान को दूर करना नहीं है। अब एक और नई बात सुनिए जो केवल मैं ही बता सकता हूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब आज के ज़माने में O&M में, जिसको नियो टेलरिज्म भी कहते हैं, नियो टेलरिज्म में साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है एल्टन मेयो के ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को साइंटिफिक मैनेजमेंट में मिक्स कर देना। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सम इनफॉर्मेलिटी, इफ इट डज नॉट हैव देन इट शुड हैव। किसी भी संगठन में थोड़ी सी अनौपचारिकता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कर लेनी चाहिए। अनौपचारिकता ही मानव संबंध उपागम है। अब एक बात फिर से मैं ही कहता हूँ, ये बार मैं ये दोहरा रहा हूँ इसलिए कि मैं ही कहता हूँ क्योंकि और कोई नहीं कहता, ये भी गारंटेड है। मेरे शिष्य कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की इनफॉर्मेलिटी भी फॉर्मल होती है। यही आज का O&M है। इस सूत्र को याद रखिए। प्रेजेंट डे O&M मीन्स फॉर्मल बिहेवियर, फटीग फ्री बिहेवियर, मेंटली रिलैक्सिंग बिहेवियर, इमोशनली मैनेजमेंट करना, ऐसा बिहेवियर विच मैनेजेस इमोशनली, और कुछ ऐसे इनफॉर्मल फ्रेजेस डालना, अनौपचारिक सेंटेंस बोलना जो सुनने में अच्छे लगें, लेकिन होते वो भी फॉर्मल है। जैसे आपका कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव कहता है, ये सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम देखना सब जितने भी मेल होते हैं सबका नाम अमित होता है ज़्यादातर, मुझे नहीं पता क्यों, सब अमित होते हैं। एनीवे वो बड़े प्यार से बोलता है
और आपसे लास्ट में आपका दिन शुभ हो भी कहता है, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कभी तो इतनी बार कहता है कि अनॉयंस भी हो जाती है, गुस्सा भी आता है कि यार हो गया, जिसके लिए फ़ोन किया था वही। इनफॉर्मेलिटी भी फॉर्मल है, निर्देश दिए जाते हैं कि आप इतने इनफॉर्मल रहेंगे, आपको इतना इनफॉर्मल रहना पड़ेगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि और सर घर पर सब ठीक ठाक, ये नहीं कहेंगे। सर आज आपकी आवाज़ से लग रहा है आप कुछ दुखी दिखाई दे रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कहेंगे अगर आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं। अगर आप किसी कार्यालय में किसी पद पर हैं जहां पब्लिक डीलिंग है, तो आप घरेलू बातें नहीं करेंगे। आपकी सीमा है, इनफॉर्मेलिटी की भी एक सीमा है, O&M की वही सीमा है। O&M पहले रूखा हुआ करता था, सिंपली ये था कि रजिस्टर ऐसे बनाए जाएं, कम मेहनत में काम हो जाए, डेटा शीट ऐसी बनाई जाए, स्प्रेडशीट ऐसी बनाई जाए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाएं जिससे कम मेहनत लगे, जल्दी ये हो जाए, इस तरह की चीज़ें। इनफॉर्मेलिटी नहीं थी, इसीलिए फजी लॉजिक का जन्म हुआ कि कंप्यूटर इनफॉर्मेलिटी कैसे दिखाएंगे। चैट बोट जानते हो ना, चैट बोट, जब किस तमाम आपको चैट की सुविधाएं देते हैं, अमेज़ॉन पर भी चैट की सुविधा होती है, तो उनके बने बहुत अच्छा चैट बोट है उनका, वरना तो चैट बोट इतने मूर्ख होते हैं कि बिल्कुल सुनने को तैयार ही नहीं कुछ भी होते। रोबोट तो होता ही बेवकूफ़ है, इंसान में अकल होती है। तो चैट बोट को भी इन्फॉर्मेलिटी सिखाई जाती है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे सर, व्हाट आई कैन डू फॉर यू सर, देयर आर द फ्यू ऑप्शंस हियर, वगैरह वगैरह। फिर उन ऑप्शंस को आप क्लिक करते जाते हैं, चैट आगे चलती जाती है। आप उसमें कुछ भी इनफॉर्मल कह के देखिए, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, वही रटा रटाया जवाब मिलेगा। आप कहिए कि योर सर्विस इज़ वेरी गुड, ये वो, तो वो कुछ नहीं कहेगा। फिर आगे आएगा फॉर दिस प्रेस 1, फॉर दिस प्रेस 2। वो ये एक दबाव दो दबाव का कल्चर इतना बढ़ गया है हर बात में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कंपनियां बहुत चालाक हो गई है, 9 दबाने वाला ऑप्शन तो आता ही नहीं जिसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की जाती है, जो सीधे इनफॉर्मल बात शायद आप कर सकें। इनफॉर्मली जब आप उसे गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट की धमकी भी देते हैं, ये इनफॉर्मल टॉक है। लेकिन वो बिना विचलित हुए, लेकिन इंसान तो इंसान ही है, कब तक बिना विचलित हुए रहेगा। लोगों में पर्सनल दुश्मनियां हो गई, FIR हो गई, उठापटक हो गई। एक लड़का बताता था वो रिलायंस में काम करता था, उसे स्पॉट कर लिया लोगों ने कि ये रिलायंस में काम करता है, और उसको मारा उन लोगों ने कि तुम जो है पैसे काट लेते हो हमारे फ़ोन में से, जबकि वो क्या करेगा, उनका सॉफ्टवेयर काट रहा है। पिटाई की उसकी। अब कंपनियों ने वो 9 वाला ऑप्शन बहुत कम कर दिया है, आपको वो मिलता ही नहीं है। तो सरकारी कार्यालयों में O&M धीरे धीरे बढ़ रहा है। O&M का मतलब सरकारी कार्यालयों में है यूज़ ऑफ रोबोटिक्स, यूज़ ऑफ चैटबॉट्स, यूज़ ऑफ फ्लो शीट्स, यूज़ ऑफ डायग्राम्स, यूज़ ऑफ प्रॉपर सॉफ्टवेयर्स, आसान सॉफ्टवेयर, आसान स्प्रेडशीट, कम क्लिक में ज़्यादा काम हो जाए ऐसा सॉफ्टवेयर, और पब्लिक की समस्याएं जल्दी दूर हो जाएं ऐसा सॉफ्टवेयर। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट आज का, जिसको नियो टेलरिज्म भी कहते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। गॉड ब्लेस यू।